गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस लेंगे, जिसमें से फर्स्ट इज़ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस होता है किससे? सल्फोनिक एसिड से, दैट इज़ SO3H ग्रुप से उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो लोअर एल्केन्स होते हैं वो सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, और ब्रांच चेन या हायर एल्केन्स जब ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इनकी रिएक्शन होती हैं तो हाई टेम्परेचर पर एल्केन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती हैं। तो हम देख रहे हैं हायर एल्केन लिया है हमने C6H14 सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3 से इसकी हाई टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड एक हाइड्रोजन हट करके और यहाँ पर क्या लग जाता है? SO3H ग्रुप। दिस इज हेक्सेन सल्फोनिक एसिड हमें मिलता है। इसी तरह से हमने एक ब्रांच्ड एल्कीन का एग्जांपल लिया है। H2SO4 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और SO3H ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है इसकी, दैट इज़ क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन में क्या होता है कि एल्केन्स की जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है लाइट और पिरिडिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है इससे और एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। एल्केन की रिएक्शन जो है क्लोरोसल्फोनिक एसिड HOSO2Cl से लाइट और पिरिडीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो RSO2Cl दैट इज एल्केन सल्फोनाइल क्लोराइड्स बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है? प्रोसेस आइसोमराइजेशन में क्या होता है? एक आइसोमर जो मॉलिक्यूल है उसका आइसोमर बनता है, यानी कि एक आइसोमर का कन्वर्जन हो जाता है दूसरे आइसोमर में। ये प्रोसेस कहलाता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करते हैं हम। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl AlBr3 एंड HBr हाइड्रोजन हैलाइड एंड एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं। इसी तरह से एन हेप्टेन को अगर हम देखें तो एन हेप्टेन जो है वो आइसोमराइज होकर के बनाता है 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन और 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन पर 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये हाई क्वालिटी गैसोलीन बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इससे हाई क्वालिटी गैसोलीन का मैन्युफैक्चर हम करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है इसे गर्म करने पर। इसे हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। जो लोअर एल्केन है वो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होती हैं और कार्बन और हाइड्रोजन देती है, लेकिन हायर मेंबर्स जो होते हैं एल्केन का उनके पायरोलिसिस से क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स बन जाता है। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है एल्केन्स का सिंपलर मॉलिक्यूल में, इसको क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ हायर एल्केन लिया है C18 वाला, C18H38 जब इसे गर्म किया जाता है तो मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन हमको मिल रहा है C9H20 एंड C9H18 नोनिन एंड नोनिन का मिक्सचर हमको यहाँ मिलता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रैकिंग कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार एक टर्म दे करके उसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है और या फिर पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन करो इसमें होता क्या है। तो सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है कि थर्मल डिकम्पोजिशन अगर एल्केन्स का किया जाए तो एल्कीन्स बनता है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड जो है उसका फिशन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट जो काम में आते हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम
एक्सेट्रा। तो एल्केन्स की जो क्रैकिंग होती है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और ये जो रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा कैटलाइज होती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, एलुमिना, जिंक ऑक्साइड, इनके द्वारा ये रिएक्शन इनका कैटलिस्ट काम में आते हैं। तो कैटालिटिक cracking of complex high boiling alkene is employed for the production of petrol from heavy oil। तो ये heavy oil से पेट्रोल का प्रोडक्शन करने में ये रिएक्शन जो है, इस तरह की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का उपयोग होता है कैटालिटिक क्रैकिंग का। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ एरोमेटाइजेशन, यानी कि जो एलिफेटिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एल्केन जिनमें कि 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, जब उन्हें गर्म किया जाता है अंडर द प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जाता है। क्रोमिक ऑक्साइड कैटलिस्ट जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर सपोर्ट रखा जाता है उसका, और जिससे कि हमें क्या मिलता है, बेंजीन एंड होमोलॉग्स ऑफ बेंजीन हमें यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एक एग्जांपल, एलिफेटिक एल्केन लिया है CH2 CH3 दैट इज़, ये हम देख रहे हैं 6 कार्बन है, हेक्सेन है ना, और कैटलिस्ट ले लिया हमने क्रोमिक ऑक्साइड सपोर्टेड ऑन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर लिया है 600 डिग्री पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर रखा है। देन वी विल गेट एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक बेंजीन। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ कार्बिन। जो कार्बिन है उस वो बीच में एक CH2 ग्रुप जो है उसमें ऐड हो जाए एल्केन के अंदर। तो कार्बिन जो है वो एल्केन्स के सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाती है, जिससे कि मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। कार्बिन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और कैसे बनती है ये, कीटोन्स पर रेडिएशन के द्वारा बनती है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कीटोन्स पे से जो है कार्बिन बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्सचर लें प्रोपेन और कीटीन का, तो कीटीन का पहले रेडिएशन कराएं, ठीक है, कीटीन के रेडिएशन से क्या बन जाएगा, CH2, ठीक, कार्बिन बन जाएगी। और अब यहाँ पर जो प्रोपेन है, प्रोपेन में ये इंसर्ट होगी CH2 दैट इज़ कार्बिन, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और कीटीन जिसमें कि हमें रेडिएशन कराते हैं, तो क्या बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन बनते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक जो ले रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। हमने पहले वाले लेक्चर में हेलोजिनेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन एल्केन्स की पढ़ी थी, उसका मैकेनिज्म भी देखा था, और उसके मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि रिएक्शन जो है वो अलग अलग हेलोजेंस के लिए इनकी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि इनकी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। हमने देखा था ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के द्वारा होती है, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा हेलोजिनेशन संपन्न होता है। तो इसमें हमें जो दूसरी कुछ टर्म्स देखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी को समझने के लिए, वो हैं हीट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये सब हम अलग से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट की वह क्वांटिटी जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंस के पर मोल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। रिएक्टिंग सब्सटेंस के पर मोल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली हीट की जो क्वांटिटी होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उससे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन के द्वारा। तो 2 बॉन्ड इसमें यहाँ पर टूटते हैं, कौन कौन से,
CH3H, एक तो ये बॉन्ड टूटेगा और दूसरा Cl बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो 104 + 58 दैट इज़ 162 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इसी के साथ साथ दो नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ CH3Cl एंड HCl बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो CCl बॉन्ड बनना और HCl बॉन्ड का बनना, तो इसके लिए CCl बॉन्ड इसके लिए 84 किलो कैलोरी और यहाँ पर 103 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, दैट इज़ 187 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लिबरेट होती है। तो टोटल जो एनर्जी जो लिबरेट होती है दैट इज़ 25 किलो कैलोरी पर मोल जो है, एक मोल के लिए एनर्जी, मीथेन के लिए एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होती है मीथेन को CH3Cl में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो निकल रही है। तो जब ये एनर्जी लिबरेट हो रही है तो जो ये हीट कंटेंट है एंथैल्पी दैट इज़ H, जो मॉलिक्यूल का जो है वो डिक्रीज होता है और इस हीट कंटेंट में जो चेंज होता है दैट इज़ डेल H, वो क्या है? एक नेगेटिव साइन देता है। और अगर हम कोई रिवर्स रिएक्शन लें दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन लेंगे तो हीट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो उस समय में जो हीट कंटेंट जो है वो बढ़ेगा और इसको हम पॉजिटिव डेल H के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर डेल H जो है नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो हो गई हीट ऑफ ए रिएक्शन। नाउ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नेक्स्ट टर्म है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स जो हैं उनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो कुछ अमाउंट जो है काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के संपन्न होने के लिए रिएक्टेंट्स को जो है वो एक सर्टन एनर्जी बैरियर पार करना होता है, उससे बाहर आना होता है। वो एनर्जी बैरियर जो है वो क्या कहलाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ई एक्टिवेशन कहलाता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल को प्रोवाइड की जानी चाहिए वो कैसे मिलेगी? उसके बाय कॉलिजन, आपस में मॉलिक्यूल्स की टक्कर के द्वारा वो मिलती है। वो किसी भी रिएक्शन के लिए जो ये होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए जो आवश्यक है, दैट इज़ नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका जो सोर्स होता है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ये मिलती हैं। और जैसे कि हम ये देखें कि HCl बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, HCl बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? 103 किलो कैलोरी पर मोल। और CH3H बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहें हम तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो कैलोरी पर मोल जो है ये इसको तोड़ने के लिए 104 और लिबरेट होगी 103, तो 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी इस रिएक्शन के होने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो एनर्जी रिएक्शन जो है वो बहुत ही रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो है वो कम्प्लीटली सिंक्रोनाइज होते हैं और एनर्जी जो है वो एक प्रोसेस से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो दूसरे प्रोसेस के लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर ये रिएक्शन हम पूरी करें तो 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। दिस इज़ ई एक्टिवेशन, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है 4 किलो कैलोरी पर मोल। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, यहाँ हम देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स हैं CH4 + Cl फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले जो है ये एक
एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है दैट इज़ ई एक्टिवेशन 4 किलो कैलोरी पर मोल। ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं जहाँ की HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा कि HCl के बनने के लिए 103 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लिबरेट होती है और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी डिफरेंस इज़ 1 किलो कैलोरी पर। इस रिएक्शन के जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है या इंटरमीडिएट स्टेट जो बनी है उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है दैट इज़ 4 किलो कैलोरी पर मोल, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 4 किलो कैलोरी पर मोल फॉर दिस रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम ब्रोमिनेशन को देखें, ब्रोमिनेशन ये दिस इज़ क्लोरिनेशन, मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है। अब अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन में भी हमने वो देखा कि CH3H बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। HBr बॉन्ड जो बन रहा है उससे 88 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लिबरेट होती है। तो ब्रोमीन और मिथेन के बीच में जो रिएक्शन है उसको कितनी एनर्जी आवश्यकता है, 16 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो टेल एच यहाँ पर है, जबकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वहाँ पर 18 किलो कैलोरी पर मोल है रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इज 18 किलो कैलोरी पर मोल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस इज 16 किलो कैलोरी पर मोल। इसलिए जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करती हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन जो है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, लेकिन अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती है तो रिएक्शन जो है वो स्लो होती है। इस रीजन के कारण ही क्या होता है, क्लोरीनेशन जो है मीथेन का वो तेज़ी से होता है क्योंकि हमने वहाँ देखा ई एक्टिवेशन वाज 4 किलो कैलोरी पर मोल और ब्रोमिनेशन के लिए ई एक्टिवेशन कितना है 18 किलो कैलोरी। तो ब्रोमिनेशन के कंपैरिजन में क्लोरीनेशन जो है वो फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके लिए भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ही कम होता है। इसका कारण क्या है कि जब फ्लोरिनेशन किया जाता है एल्कीन्स का, इसी रीजन के कारण वो बहुत ही फास्ट होता है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो किसी भी डिफरेंट टाइप के हेलोजेंस के लिए जो है वो हम देख सकते हैं फॉर हेलोजन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन ई एक्टिवेशन जो CH3 है उसके लिए अगर क्लोरीनेशन कराया जाए एक्टिवेशन एनर्जी 4 और ब्रोमिनेशन कराया जाए तो 18। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन है एल्काइल ग्रुप में CH3 की जगह हम दूसरा एल्काइल ग्रुप ले लें जिसमें कि प्राइमरी हाइड्रोजन है तो भी हम एनर्जी डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन्स के लिए। अब टर्म आती है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होने पर रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटता है। इसी तरह से हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड जो बनना पूरी तरह से नहीं होता है और अभी पूरा बनना बाकी होता है। ये जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्टेंट है मीथेन एंड हेलोजन फ्री रेडिकल। तो इस स्टेट में क्या होता है कि न तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरह से टूटा है और न ही ये हेलोजन बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से बना है। तो ये जो स्टेट है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, यानी कि एल्काइल फ्री रेडिकल एंड HX बनता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली स्टेज है। ये बहुत ही अनस्टेबल होती है और इसमें
मतलब सिर्फ ट्रांजिशरी एग्जिस्टेंसीज की होती हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और एनर्जी लेवल जो है इसका बहुत हाई होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर। ये रिएक्टेंट मीथेन और हेलोजन फ्री रेडिकल, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी में बनती है ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ई एक्टिवेशन। और फाइनली क्या होता है, CH बॉन्ड जो है यहाँ पर टूट जाता है और HX बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है कई रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसकी एनर्जी लेवल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। जब रिएक्शन जो है वो SN2 स्टेप में होती है, जैसे कि हमने पहले के लेक्चर में देखा था, SN2 प्रोसेस से होती है, यानी कि 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है और उस समय जो है रिएक्टेंट है वो ट्रांजिशन स्टेट ही बनाते हैं। जबकि जो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, दैट इज़ SN1 रिएक्शन होती है, तो उसमें इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, इस तरीके से। यहाँ पर दिस इज़ रिएक्टेंट, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट 1, और इसके बाद इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज़ CH3 फ्री रेडिकल, जिसे कि आइसोलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट 2 बनती है और वो कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज़ T1 का जो है वो ज़्यादा होता है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट से। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो, इसका मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप इज़ स्लो, यानी कि CH4 रिएक्ट्स विथ फ्री रेडिकल टू गिव CH3 फ्री रेडिकल एंड HX। ये स्टेप जो है वो स्लो होता है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। और किसी भी इंटरमीडिएट की आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस जो है वो केमिकल और स्पेक्ट्रल मेथड के द्वारा डिटरमाइन हम कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी से रिलेटेड है। अब जो इनकी रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। थैंक यू।